तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना क्लास कि तो सबसे पहले हम थोड़ा करंट सिनेरियो देखते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे चल क्या रहा है दुनिया भर में, क्या चल रहा है, कैसे क्या प्रॉब्लम है। तो उस पे भी सवाल आए हैं, कुछ कुछ इंडाइसेस हैं वो बताते हैं कि क्या हालात है अभी आज के हमारे। तो द बिग पिक्चर थ्रू इन्वायरमेंटल इंडेक्सेस, कि इन्वायरमेंट इंडेक्स बताएंगे कि आखिर में क्या स्टेट है इंडिया की और क्या स्टेट है पूरी दुनिया की आज के टाइम। उससे भी सवाल आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। जैसे पहला इंडेक्स है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। 2024 का ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है। इंडिया रैंक्ड 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, लेबल्ड अमंग वर्स्ट परफॉर्मेंस। वर्स्ट परफॉर्मर में इंडिया आ गए। सोचिए, मतलब ये हालत है हमारे देश में एनवायरनमेंट की कि कोई बहुत वैल्यू नहीं दी जा रही। 2024 क्यों कहा? क्योंकि अभी तक 25 वाला इंडेक्स आया नहीं। वो आएगा तो हम लोग अपडेट कर देंगे। जो जो इंडेक्स 25 के आए हैं वो 25 के बताए जाएंगे, जो पीछे के हैं वो पीछे के। ठीक है, तो जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको 2024 में पहली बार लॉन्च किया गया, फर्स्ट एवर ग्लोबल इंडेक्स ऑन कंजर्वेशन, डेवलप्ड बाय गोल्डमैन स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज है, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी नेगेव की। नेगेव कहाँ है बताइए, लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे। नेगेव सुने आप लोगों ने? लास्ट वन, नेगेव। नेगेव कहाँ पे? हाँ प्रवीण बताओ, नेगेव कहाँ है? शुभम? नहीं, वो नागोया है जो तुम बता रहे हो। आई एम आस्किंग नेगेव। नेगेव है इजराइल, डेजर्ट। नेगेव एक डेजर्ट है, एक जगह है नेगेव इजराइल की। तो ज्योग्राफी की मैपिंग जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें भी मिलेंगी। ठीक है, तो नेगेव की एक यूनिवर्सिटी है। इन दोनों ने मिलकर पहली बार 2024 में नेचर के बेस पे निकाला, और इसके इवेल्युएशन के 4 क्राइटेरिया है। एक है भूमि प्रबंधन, लैंड मैनेजमेंट। एक है थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को खतरा। एक है कैपेसिटी एंड गवर्नेंस। ठीक, और एक है फ्यूचर ट्रेंड्स, कि भविष्य में क्या ट्रेंड रहेंगे। तो इसके बेस पे पहली बार है, तो हो सकता है लास्ट ईयर सवाल ये नहीं है, हो सकता है इस बार आ जाए, क्योंकि ये पहली बार निकाला गया। ठीक, इसके कुछ कुछ पैरामीटर्स देंगे, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट। ये काफी फेमस रिपोर्ट है। इमिशन गैप रिपोर्ट काफी फेमस है, क्यों? क्योंकि ये यूएन निकालता है। यूएन निकालता है, यूनाइटेड नेशंस निकालता है। अभी इसका लेटेस्ट 4 नवंबर को निकली थी रिपोर्ट। तो वर्ड्स ऑन ट्रैक टू डेंजरस वार्मिंग एज इमिशन हिट्स रिकॉर्ड है। तो कह रहा है कि जो ट्रैक पे हम है वो बहुत डेंजरस है, खतरनाक ट्रैक है पूरी दुनिया जिस पे चल रही है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम निपट जाएंगे। ठीक, कह रहा है द लेटेस्ट असेसमेंट प्रोजेक्ट दैट द वर्ल्ड्स collective commitment to tackle climate change if enacted in full would result into 2.3 degrees Celsius to 2.5 degrees Celsius of warming by 2100। कह रहा है अगर जो भी हमारा प्रोजेक्ट्स, जो भी हम नीति बना रहे हैं, उसको अगर हम पूरी तरह से लागू भी कर लें, आज की तारीख वाली जो भी हमारी पॉलिसी थी, तो भी 2.5 के ऊपर ही टेम्परेचर हमारा पहुंचेगा। ठीक है, ये इस रिपोर्ट की कुछ खास बात है। 1990 से 2024 तक का इमिशन डेटा है। तो फॉसिल फ्यूल का इमिशन सबसे ज्यादा है। ये वाला फॉसिल फ्यूल है, ये मिथेन है ये, और ये ब्लू वाला आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, N2। और लुलसुफ, CO2 का मतलब सस्ता है। लुलसुफ क्या है तो सुना है आप लोगों ने? लुलसुफ टर्म, लुलसुफ मतलब होता है लैंड यूज एंड लैंड यूटिलाइजेशन एंड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो इसका जो फॉरेस्ट कवर हटाने की वजह से जो और लैंड कन्वर्जन की वजह से जो CO2 इमिशन है, उसको इन्होंने अलग जगह दी है इस रिपोर्ट में। तो ये जो ग्रीन वाला है वो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट फायर, ये सबसे जो इमिशन हुआ है। तो कुल मिला के जो इमिशन है हमारा
57.7 गीगा टन CO2 इक्विवेलेंट अभी तक का, ठीक है। फिर कह रहा है किस सेक्टर की सबसे ज्यादा इसमें है नेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई गैस एंड एनर्जी सेक्टर। हाँ, तो ये सेक्टर्स आपके लिखे हैं। सबसे ज्यादा इमिशन किसका है? एनर्जी, है ना। एनर्जी सेक्टर 27, एनर्जी पावर सेक्टर में, एनर्जी पावर एनर्जी इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें। तो एनर्जी पावर सेक्टर जो दे रहा है वो 27% रोल है उसका, और एनर्जी इंडस्ट्री 11%, एनर्जी ट्रांसपोर्ट 15%, बिल्डिंग और ये तो एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा। तो पहले सवाल 2 बार 3 बार आ भी चुका है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है, तो कौन सा है? एनर्जी। एनर्जी में भी कौन सा? पावर, पावर, ठीक है। एग्रीकल्चर भी है, रुलसुप भी है, और लैंड यूज चेंज भी है, वेस्ट से भी आपका निकलता है इमिशन। ये कंट्री वाइज है, टोटल ग्रीन हाउस इमिशन ऑफ द 6 लार्जेस्ट इमिटर्स। अगर हम लार्जेस्ट इमिटर्स की बात करें, जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देश है, तो उनमें चाइना नंबर 1 पे है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर इंडिया, देन यूरोपियन यूनियन, रसिया फेडरेशन एंड इंडोनेशिया, ठीक है। ये कब का है? ईयर 2024 का डेटा, लेटेस्ट डेटा है, यही इसमें है। परसेंटेज चेंज को भी इन्होंने दिखाया है यहाँ कि कौन से में कैसे चेंज हुआ है। ये जो ये कलर है, ये वही कलर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो सबसे ज्यादा चेंज दिखा रहा है इसमें वो चाइना, चाइना का जो चेंज है वो सबसे ज्यादा, ठीक है। पर कैपिटा ग्रीन हाउस इमिशन की अगर हम बात करें तो पर कैपिटा ग्रीन हाउस इमिशन सबसे ज्यादा कहां पे है? रसिया। ये डेटा थोड़ा देखने वाला, क्योंकि जनरली हम लोग रसिया को अभी इतना इमिशन में कंसीडर नहीं करते। ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। भले रसिया यहाँ पे आपका 5th नंबर पे आता है, बट पॉपुलेशन कम होने की वजह से पर कैपिटा इमिशन में रसिया 2024 में अमेरिका से ऊपर निकल गया है 2024, ठीक है। फिर चाइना, इंडिया काफी नीचे है पर कैपिटा इमिशन में। इंडिया क्यों नीचे है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत है ना, इनकी पॉपुलेशन कम है, इसलिए ये नंबर 1 पे पहुंच गया। चाइना 3rd पे है और यूनाइटेड स्टेट्स 2nd पे। ये एक और इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी नवंबर 19 में अभी आया इस साल का। तो इसमें होता है इंडिया लिस्ट 13 रैंक फिगर्स एट 23rd पोजीशन इन लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस साल एकदम से हम 10 से सीधे 23 पे पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी स्लिप है, ये बहुत बड़ा डेटा है, तो मे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। इंडिया हैज फॉलन 13 रैंक 23rd इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस सूचकांक में यहाँ हो गया मेकिंग बिगेस्ट डिक्लाइन डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, राइजिंग ट्रेंड एमिशन एंड लैक ऑफ द कोल फेज आउट प्लांट कंट्रीब्यूटेड टू द ड्रॉप, ठीक। तो वो वही चीज बता रहा है इसमें। CCPI रैंक में ये आप देख सकते हैं 1 to 3rd को फ्री छोड़ा गया। वैसा सवाल भी आ सकता है कि डेनमार्क इज इन फर्स्ट रैंक। अब यहाँ पे आपको थोड़ा एनालॉजी लगानी है, डेनमार्क फर्स्ट नहीं है, 4th है, देखने में फर्स्ट है। अब अगर इसी में मैं कह दूं फर्स्ट रैंक इन ऑल कंट्रीज रैंक्ड तो सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये इस तरह के 5-6 सवाल होते हैं पूरे में जो थोड़ा वेग होते हैं। तो आपको वहां पे ये ध्यान रहे कि 3 खाली छोड़ दिए गए जगह पे, लेकिन कंट्रीज इन रैंक्ड में फर्स्ट है, तो उस लैंग्वेज को भी आपको पकड़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट 3rd रैंक में कोई नहीं है, 4th में डेनमार्क है, फिर यूके है, ऐसे करके पाकिस्तान भी हमसे बेटर कंडीशन में है आज की तारीख में। अगर हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान ही हमारा पड़ोसी है जो इस लिस्ट में टॉप हमसे ऊपर रैंक में है, 15 में आता है। 15वें रैंक पे पाकिस्तान को दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा है जो डेटा देखने वाला है। पहला देख लीजिए, ये देख लीजिए, और यहाँ इंडिया के रैंक। तो अब जैसे इसमें एक ट्रेंड वाले सवाल भी आ सकते हैं कि कंसिस्टेंटली इंडिया की रैंक गिरी है, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे 14 में 31st रैंक पे था, या कहेगा सबसे खराब रैंक है इंडिया की आज तक की, ऐसा भी नहीं है, 31st पहले आ चुके हैं, बट जो ड्रॉप है वो हाईएस्ट है।
10 से 23 में आए हम। ये पहली बार है कि 13 रैंक एक साथ हम लोग गिर गए। तो यहाँ पे 31 पे भी हम रहे हैं। तो मैं जो सवाल बनाऊंगा, तो देखो अभी तो मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल बना सकता है। मैं कुछ चीजों में नहीं बताऊंगा ये बात, फिर मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपको यहाँ से ध्यान आएगा। तो आपको जब पढ़ना है तो आपको ये इसी तरीके से पढ़ना है कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल क्वेश्चन। जैसे इस स्लाइड से पॉसिबल क्वेश्चन मैंने जैसे 2-3 पॉइंट आपको बता दिए कि ये पॉइंट है पॉसिबल। तो मान लीजिए मैंने कहा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। तो आप इसमें बता पाएंगे 25 कि अभी को मैंने किसमें फैक्ट को डेटा में कन्वर्ट कर दिया, डेटा एंड फैक्ट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ध्यान रखना इस चीज को आगे भी पढ़ते वक्त। तो आज की रैंक हमारी है 23rd, जो कि 13 रैंक नीचे गिर गया है, -13। हम और भी अच्छा 7th रैंक हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है 23 में। ठीक है, अब धीरे धीरे इसमें और भी चीजें आएंगी कि हु पब्लिश दिस रिपोर्ट, ये सब भी स्टेटमेंट बनेंगे, है ना, ये सभी बनेंगे। मैं अभी जस्ट बिग पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। एक अलग देखो, छोटे छोटे हैं, एक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, और ये यहां ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है, यहां लिखा है जर्मन वॉच। कौन कर रहा है इन्वायरमेंटल थिंकिंग? जर्मन वॉच। सब इसमें लिखा हुआ है, जो सवाल देंगे वो इसी से होगा। अभी एक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, थोड़ा सा ही फर्क है। अभी 25 वाला नहीं आया है, इसलिए हमने कब का लिया है 24 का। ठीक है, तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में येल यूनिवर्सिटी निकालता है इंडियाज क्लेम दैट रिपोर्ट्स वर बेस्ड ऑन अनसाइंटिफिक मेथड। तो येल ने उस टाइम क्लेम वो किया भाई, इंडिया ने कहा कि मैं साइंटिफिक मेथड से नहीं निकाला गया। तो येल यूनिवर्सिटी उसका जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है, पूरी साइंटिफिक तरीके से हमने रिपोर्ट पब्लिश करी है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि नेबरहुड को अगर हम देखें, वेयर इंडिया स्टैंड्स, तो इंडिया 180 रैंक पे, अफगानिस्तान 81, श्रीलंका 132, चाइना 160, नेपाल 162, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177 एंड इंडिया 1। द मोस्ट परफॉर्मिंग है इंडिया यहाँ पे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भले पिछले साल 10 नंबर पे था, लेकिन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स से आखिरी नंबर पे था। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको रखना है। अब ये उसमें भी इंडिया की क्या क्या रैंक रही है, वो टॉप 5 इसमें डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा एंड स्वीडन। डेनमार्क दोनों में फर्स्ट रैंक पे है, उसमें भी और इसमें भी, कंट्रीज में। उसमें 3 शुरू के रैंक्स छोड़ दी गई हैं, बल्कि इसमें नहीं छोड़ी गई। ठीक है, इसकी कुछ कुछ की फाइंडिंग्स है कि डेनमार्क टॉप्स द 2022 रैंकिंग, एन अचीवमेंट है इसके लिए पूरा। द यूनाइटेड किंगडम एंड फिनलैंड प्लेस इन सेकंड एंड थर्ड, बोथ इन द हाई स्कोर्स। The United States placed in 20th out of 22 wealthy democracies. Global West and 43rd in overall. With a paltry score of 18.9, India's 180th rank comes after Pakistan, Bangladesh, Vietnam and Myanmar. India has also scored low on rule of law, control of corruption and governance effectiveness, according to EPI. India was ranked 168 in EPI 2020 with a score of 27. Denmark has been ranked first in environmental health and sustainability. तो डेनमार्क लगातार बनाए हुए है अच्छी रहे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब मुझे बताओ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? बताओ, हु पब्लिश? नहीं, जर्मन वॉच तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, येल से होता है ना, येल यूनिवर्सिटी ने क्या किया भाई, क्यों क्लेम भाई, इनने कहा तो येल ने कहा कि नहीं ये इंडेक्स सही है, तो येल यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये भी एक रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF निकालता है। अगर इसकी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रिपोर्ट होती है और हर साल निकलती है। ठीक, तो इसमें अगर आप देखें कि कह रहा है दुनिया के सामने टॉप 10 रिस्क कौन से, सबसे बड़े जोखिम कौन से, तो 2 ईयर का जब वो टाइमलाइन ले रहा है तो जोखिम को देखिए आप, कह रहा है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। 2 ईयर लाइन में जैसे आपको कभी आ जाए कि अभी क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन का या पोस्ट ट्रुथ का जमाना चल रहा है, और ऐसे करके ऐसे वगैरह भी आते हैं, तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि इंडेक्स में 2 ईयर सिनेरियो अगर देखें तो दुनिया के सामने सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ और इस तरह की डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन। फिर सेकेंड थ्रेट 2 ईयर लाइन में है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, स्टेट बेस्ड ऑन फैक्ट थर्ड है,
सोसाइटल पोलराइजेशन फोर्थ है, साइबर स्पियोनेज फिफ्थ है, सिक्स्थ है पोल्यूशन, सेवेंथ है इनइक्वालिटी असमानता, एट्थ है इनवॉलंटरी माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट, किसी भी वजह से हो सकता है जो डिस्प्लेसमेंट लोगों का हो जाता है, प्रवास हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन, इरोजन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन। ये 2 ईयर पे, लेकिन जैसे हम 10 ईयर सिनेरियो देखते हैं तो आप टॉप 5 में 4 जो है वो इन्वायरमेंटल रिलेटेड। तो जो आप लोग कल बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी थ्रेट की बात है, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात है कि इसलिए इन्वायरमेंट के सवाल ज्यादा आएंगे, तो एक्चुअली यस, ये बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इन्वायरमेंट। और व्हेन द लीडरशिप इज मतलब बहुत इंडिफरेंट टाइप लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं तो वो मजा लेने लगते हैं चीजों का, और पब्लिक उनके पागलपन में और उनका साथ देती है, ट्रंप जैसे लोग, है ना, मौसम का मजा लीजिए। ठीक है, दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है, कोई और कंट्री होता कायदे का डेमोक्रेसी तो अब तक लोग सड़क पे होते, लेकिन फिर भी नहीं है। वी डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक, हमारे पास पीने का पानी भी नहीं है। आप सब भी शायद मंगा के ही पीते होंगे, बॉटल ही मंगा के। सोचो ये कंट्री दावा करता है कि हम महाशक्ति हैं और अपनी कैपिटल सिटी में फ्रेश वाटर, आपको साफ पानी नहीं पिला सकते। ये इसके लिए गवर्नमेंट कम जिम्मेदार है, इसके लिए सिटीजन ज्यादा जिम्मेदार, क्योंकि सिटीजन इन्फॉर्म्ड ही नहीं है। उनके डिसीजन मेकिंग कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, इन सबके बेस पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, किसी भी तरीके की डिसीजन। सबसे बड़ा डिसीजन वोट का डिसीजन। तो जब इन सब कंसिडरेशन से डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत खराब हो जाती है। तो इसीलिए वो भी, जैसे जैसे मैं हूँ, मान लीजिए मैं मान लो पॉलिटिशियन हूँ, तो अगर आप पढ़े लिखे हो, आप सब चीजें समझे, तो आपको लगेगा कि पोल्यूशन कितनी खराब चीज है, आपके बच्चे के लिए कितना खराब है, आपके माँ बाप के लिए, आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, आउट ऑफ द पॉकेट कितना। अभी जैसे इंडिया में कोई मरता है तो ज्यादातर लोग क्या कह देंगे, इतना ही लिखा था, इतना ही लिखा था, इतना ही मिलेगा। जैसे आप में से बहुत से लोग नौकरी मान लो ना पाए तो इंडिया में क्या कहेंगे कि बधा ही नहीं था। अब ऐसे समझिए कि नौकरी ही नहीं है तो कहां से मिलेगी, है ना। लेकिन जब हम इस पे चले जाते हैं कि बधा नहीं था, तो एक बहुत बड़े ग्रुप को हम अकाउंटेबिलिटी से आउट कर देते, है ना। अब जैसे अकाउंटेबिलिटी से आउट, अकाउंटेबिलिटी के फायदे भी देखिए आप, अगर इंडेक्सेस में देखें जहां पे अकाउंटेबल गवर्नमेंट रही है, जहाँ के लोगों ने उनको अकाउंटेबल बनाया है, गवर्नमेंट कभी अकाउंटेबल नहीं, सही बता, लोग बनाते हैं। जैसे अगर हम अपने कंट्री में देखें केरला में, तो आपके केरला के जितने भी इंडाइसेज आपको दिखेंगे, हेल्थ के इंडिकेटर ले लीजिए, सारे इंडिकेटर में एमएमआर ले लीजिए, आईएमआर ले लीजिए, और बिहार का आईएमआर ले लीजिए, तो आप तुरंत यूपी का, सब स्टेट की बात, नॉर्थ इंडिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अगर भगवान वाली बात होती तो फिर वहां भी उतना ही होना चाहिए। वो तो बीफ भी खाते हैं, है कि नहीं, लेकिन वहां तो बहुत ही कम है, वहां तो डेवलप्ड कंट्रीज से भी कम है कई चीजों में, मतलब अच्छी सिचुएशन है। इसका मतलब है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, एजुकेशन और अकाउंटेबल गवर्नमेंट बहुत रिलेटेड है ना। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि इन्वायरमेंटल थ्रेट्स टॉप 5 में सिर्फ 4 नंबर तक इन्वायरमेंटल थ्रेट्स ही हैं जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन रही है, ग्लोबल रिस्क है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, तो आप इनकी बात करेंगे। लेकिन अगर आपके कंसिडरेशन बदल जाए, या तो आप ना जाने या आप जान के भी उसको इग्नोर करें, तो फिर आप बात नहीं करेंगे उसको, है ना। तो ये टॉप, तो इसलिए इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अगर मैं टॉप 10 की भी पूरी बात कर लूं तो 10 में से 5 रिलेटेड टू इन्वायरमेंट है। तो ये बहुत जरूरी है, ना केवल एग्जाम के नजरिए से, बल्कि डे टू डे लाइफ में भी बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पे गला खराब हो जा रहा है अगर आप थोड़ी देर बाहर खड़े हो, और द पीपल हु आर लीस्ट कंट्रीब्यूटेड लीस्ट, सबसे कम कंट्रीब्यूशन किया है जिन्होंने पोल्यूशन में, दे आर अफेक्टेड द मोस्ट। भी कल कोई न्यूज में पढ़ा था कि उसमें आ रहा था कि एयर प्यूरिफायर लेके लोग गाड़ियों में एयर प्यूरिफायर पोर्टेबल, तो गाड़ी पोल्यूशन फैला रही है। अपने तो घर में भी एयर प्यूरिफायर लगा लिया आपने, वहां भी लगा लिया, ऑफिस में भी लगा लिया, ठीक है। तो वो दूसरी तरफ है एक रिक्शे वाला जो पोल्यूशन कर ही नहीं रहा है, लेकिन वो सांस ज्यादा इनहेल कर रहा है, उसके घर में भी नहीं लगा, उसका झोपड़ी है। तो एक ही जगह 2 लोग रह रहे हैं और दोनों पे अलग अलग पोल्यूशन का इंपैक्ट पड़ रहा है एक ही सिटी में।
तो ऐसा नहीं कहा जाता था, पहले एक बात कही जाती थी कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में एक फर्क है। वाटर पोल्यूशन जो है उससे एक तबका आराम से बच जाता है, वाटर फिल्टर लगा, लेकिन एयर पोल्यूशन से वो नहीं बच पाता। बट ये बात सही नहीं है, एयर पोल्यूशन का भी इम्पैक्ट जो गरीब तबका है उसके ऊपर ज्यादा है देन अमीर तबके, जो पावर में बैठे लोग हैं उस तबके, है ना। आप इस बात से समझ सकते हो, उतना नहीं है लेकिन कितना लगा लोगे फिल्टर, एक दिन एक टाइम आएगा जब उतनी हवा तो गड़बड़ हो ही जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि एयर पोल्यूशन सबको इंपैक्ट करता है बराबर, जबकि वाटर पोल्यूशन पे किसी पे असर ही नहीं है और किसी पे बहुत ज्यादा असर है। तो पोल्यूशन का भी अपना एक अलग अलग नेचर है, तो इसलिए भी बहुत जरूरी है इसको पढ़ना और पढ़ाया जाना। तो यहाँ से सवाल जो बन सकते हैं बेसिकली यही 2-3 तरीके से बन सकते हैं कि जो 5 टॉप 5 में है वो कौन सी है, नंबर 1 पे जो रिस्क है 2 ईयर सिनेरियो में कौन सा है, 10 ईयर सिनेरियो में कौन सा है, या सिंपल सवाल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। बस ऐसे सवाल आते हैं और लोग गलत करते हैं, मैं भी बताऊँ। 3 साल लगातार एक सवाल आया IMF की रिपोर्ट से, आप PYQ लगाएंगे तो आपको मिलेगा, और कई लोगों ने लगातार 3 साल तक वो गलत किया, उनको लगा कि इस साल तो आ गया, अब अगले साल IMF नहीं है, फिर IMF ही है, फिर अगले साल IMF आया, फिर अगले साल। हाँ, ईडी से रिलेटेड हम लोग बात करते थे कि भाई ईडी हम इस साल लोग सोचेंगे बार बार, है ना। हाँ, तो क्या होता है कि जो परसेप्शन है, हम लोग क्लास में ही बात करते थे कि ईडी सवाल आएगा तो उसमें होम मिनिस्ट्री लिखेगा, है ना। क्यों लिखेगा, उसकी वजह सब अमित शाह को गाली दे रहे सुबह शाम तक, तो ना ईडी भेज देता है, अमित शाह ईडी भेज देता है, CBI भेज देता है, जबकि ईडी CBI दोनों अमित शाह के दायरे में नहीं, है ना, दोनों अलग है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो एक DOPT में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग में CBI। तो ये इसीलिए तो सवाल पूछा, तो मतलब यू कैन एसेस द क्वेश्चन, यू कैन एसेस द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन आ सकता है आराम से। ये एक हालात है। वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट है, इसका फोकस है फ्लडिंग पे। देखो अब 2-3 यहाँ पे आ गई, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, दोनों अलग अलग रिपोर्ट है ना। ये नई रिपोर्ट है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट, 2024 में निकली है उसमें, और इसको जर्मनी की एक संस्था रूर यूनिवर्सिटी के साथ कोलेबोरेशन करके निकालती है। ये नया इंडेक्स है थोड़ा, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दिमाग में घुस गई है, लेकिन जब वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट आ गया, इंडेक्स आ गया, तो आदमी परेशान हो गया। ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, जस्ट इतना ध्यान रहना चाहिए। तो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज से है। एक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है, कौन निकालता है लिविंग प्लेनेट, हु पब्लिश, आप लोग बताइए, समीर, अनुष्का, प्रवीण, आप लोग भी बताइए। ऐसे वेट मत कि मैं एक एक का नाम लूं, मुझे आधे लोग तो दिख ही नहीं रहे, 5-6 दिख रहे हैं बस, बाकी लोग बताएं। प्रिंस नहीं है क्या, प्रिंस बताइए, ये तो बताना चाहिए। हाँ शुभम ने सही बताया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF बहुत इंपॉर्टेंट NGO है, दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन नेटवर्क NGO WWF, इसलिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर में एक बार निकालता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट निकालता है WWF। तो WWF की रिपोर्ट, अच्छा तो WWF का लोगो क्या है, हाँ जायंट पांडा, इस पे भी सवाल आया, एक बार आया है ना, जायंट पांडा क्या है इसका लोगो। अब मुझे बताओ, इसके साथ मैं पूछता हूँ, एक है हमारी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सुना है आपने, BNHS सुना है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बहुत पुरानी संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की संस्था, ऑटोनोमस बॉडी है। इसका लोगो क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बताओ तुम लोग। इस पे पूरी मैंने कहानी बताई है, इसकी पूरी कहानी बताई है। ये ब्रिटिश टाइम की संस्था है और सबसे पुरानी संस्थाओं में से भारत की एक, और बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक आदमी रिलेटेड रहा है, बहुत फेमस आदमी रहा है, सलीम अली नाम, तो उनके नाम पे कई कंजर्वेशन
बॉडीज भी हैं, जैसे गोवा में एक है, एक सलीम अली इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्निथोलॉजी केरला में है, तो वो भी इससे रिलेटेड रहे हैं सलीम अली। हॉर्नबिल, यस, हॉर्नबिल है इसका, ग्रेट हॉर्नबिल इसका लोगो। हॉर्नबिल, ठीक। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक। एटलीस्ट इतना तो पता हो कि ये 2 ईयर में निकाली जाती है और इसको निकालता है WW, ठीक। और फिर आता है आपका लैंड इन नंबर्स। लैंड को लेके देखो 3 कॉन्फ्रेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है। एक है क्लाइमेट को लेके, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस UNFCCC फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक है बायोडाइवर्सिटी को लेके, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD, है ना, UNCBD। और तीसरी है कौन सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD। तो लैंड को लेके यही एक सबसे बड़ा अम्ब्रेला कन्वेंशन है पूरी दुनिया। वो एक रिपोर्ट निकालता है लैंड इन नंबर्स। ये बहुत कम बार निकाली गई है, मैं तुम्हें बताऊं ये कम निकाली गई है। लैंड इन नंबर्स रिपोर्ट तो ये 2019 में निकाली गई थी, लैंड इन नंबर्स रिपोर्ट पहली बार। फिर उसके बाद 2024 में फिर से आई, और इसमें बताया गया है कि मोर देन 77% ऑफ अर्थ लैंड बिकम ड्रायर इन पास्ट 30 ईयर। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। तो यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में कौन निकालता है, UNCCD। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं लैंड को लेके। एकमात्र लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन दुनिया भर में जो है वो यही है, UNCCD। तो ये निकालता है लैंड इन नंबर्स में। जब आगे पढ़ाऊंगा आपको तो इन सब रिपोर्ट्स का कुछ कुछ फाइंडिंग्स हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी लैंड रिसोर्स वगैरह में यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, 77% ऑफ अर्थ लैंड बिकम ड्रायर इन पास्ट 30। तो 30 साल में बोल रहे हैं पृथ्वी का जो 77% से 70% भूमि है वो शुष्क हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है ऐसा? वाई लैंड बिकमिंग ड्रायर, शुष्कता क्यों बढ़ रही है? तो संख्या वृद्धि से शुष्कता कैसे? शुष्कता बढ़ेगी क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। भाई अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, वाटर को इवेपोरेट कराएगा। जब वाटर, अब देखो ये इसमें एक बड़ा वो है कि लैंड की शुष्कता जरूर घट रही है, लेकिन वायु की आर्द्रता बढ़ रही है। वायु की आर्द्रता बढ़ रही है। इसीलिए एक सवाल पूछा गया, कल मैंने दिखाया भी सवाल आप लोगों को, वेट बल्ब टेम्परेचर बताया था ना कल, वेट बल्ब। तो होता क्या है कि जैसे जैसे लैंड सूखेगी या नदियां झीलें सूखेंगी, वाटर लेवल नीचे आएगा, वैसे वैसे हवा में पानी बढ़ जाएगा, क्योंकि देयर इज अ साइकिल, वाटर साइकिल। कहीं कुछ जाता नहीं है। अगर जमीन के अंदर कम हो रहा है पानी, इसका मतलब जमीन के बाहर आप पानी ज्यादा यूज करें। अगर ग्लेशियर्स में कम हो रहा है पानी, इसका मतलब समुद्र में बढ़ रहा है। समुद्र में कम हो रहा है, इसका मतलब ग्लेशियर्स में बढ़ रहा है। तो ये वाटर साइकिल है। तो अगर आर्द्रता कम हो रही है तो इसकी ठंडे होने से भी कम हो सकती है कहीं की आर्द्रता। अगर पूरा वाटर ज्यादातर ग्लेशियर्स में चला जाए तो भी कहीं रीजन में कम हो सकती है, लेकिन आज का जो कम हो रहा है वो गर्म होने से कम। 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अभी तक। जो हमने, आप लोग सुनते होंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकना है और मैक्सिमम 2 डिग्री, ये सुनते हैं ना आप लोग, 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस है उसका 1 डिग्री तो बढ़ चुका है। अब आपके पास 1.1 डिग्री से 0.9 डिग्री का ही आपके पास स्कोप है कि 21वीं सदी के अंत तक, 2100 AD तक केवल 0.9 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा सकते हैं। उसके भी बहुत डिजास्टर्स परिणाम।
तो इसीलिए जो आइलैंड कंट्रीज हैं उन्होंने कहा नहीं, इसको आपको 1.5 ऐसे ऐसे नीतियां बनानी होंगी कि हम रोक पाए, इसको रिस्ट्रिक्ट कर पाए 1.5 डिग्री ग्रोथ। तो उस हिसाब से देखेंगे तो केवल 0.4 का स्कोप बचा है डिग्री सेल्सियस। और जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, आपने पीछे देख लिया कि 2.5 के तो ऊपर जाना जाना है। अगर आप सारी पॉलिसी को लागू कर दे तब इसका असर क्या? वेट बल्ब टेम्परेचर में मीनिंग क्या होती है? होता ही है कि जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो आपकी बॉडी को ठंडा होने के लिए क्या करना होता है? पसीना निकलना। और पसीना असल में इवेपोरेट होता है, तब आपको ठंड लगती है। जब वाष्पीकरण होता है पसीने का, तब आपको ठंड लगती है। ठीक है, तो अब ऐसा बताइए, बरसात में ज्यादा आसान होता है पसीने का इवेपोरेशन या गर्मी में? वाष्पीकरण किसमें ज्यादा आसानी से होगा? गर्मी में, ऑब्वियसली। बरसात में क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वातावरण में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। किसी भी चीज का वाष्पीकरण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको बोला जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर। मान लो आपकी बॉडी का पानी जो है, पसीना, वाष्पित होने के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, मान लो। लेकिन अगर मैंने ह्यूमिडिटी बढ़ा दी एनवायरमेंट में, तो अब कम टेम्परेचर चाहिए होगा कि ज्यादा टेम्परेचर? ज्यादा चाहिए होगा। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते गए तो अब आपको अब वही जो 30 डिग्री पे आपका पसीना इवेपोरेट हो रहा था, अब वो पसीना इवेपोरेट होगा 35 डिग्री। तो आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगी कि नहीं? आपकी बॉडी को ज्यादा टेम्परेचर झेलना पड़ेगा। और माना यह जाता है कि 35 डिग्री टेम्परेचर पे अगर इवेपोरेशन होता है, बॉडी ठंडी होती है, तो लंबे समय तक ऐसा नहीं किया जा सकता। ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते अगर कुछ डेज तक, कुछ महीनों तक ऐसी हालत क्रिएट हो गई तो। कुछ घंटे तक तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो गई तो आपकी बॉडी इवेपोरेशन नहीं होगा और आपकी बॉडी हीट होके एक तरह से आपके ब्रेन स्ट्रोक्स, हैमरेज, ये सब हो जाए। इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर का सवाल पूछा गया कि असल में जो बॉडी पे इंपैक्ट होता है वो वेट बल्ब टेम्परेचर, आर्द्र बल्ब। और जो आप पढ़ते हैं, जो मैं 1.5 डिग्री या 2 डिग्री या 30 डिग्री ये सब बता रहा हूं, ये क्या है? आपके नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, जो है टेम्परेचर दिख रहा है ना? तो इसलिए सवाल पूछा गया था। तो अगर लैंड की आर्द्रता घटती है तो वायु की आर्द्रता बढ़ रही है, और वायु की आर्द्रता अगर बढ़ी तो वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा। और वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ह्यूमन मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा बुरी तरह से। और 35 डिग्री के ऊपर अगर जाता है तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, जो शरीर का उपापचयी क्रियाएं हैं, वो सही से नहीं हो पाएंगी और कैन नॉट सर्वाइव। हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए लैंड इन नंबर्स रिपोर्ट, एक रिपोर्ट से आप दूसरी चीज का अंदाजा नहीं। तो ये आपका मोटा मोटी इन्वायरमेंटल का सिनेरियो चल रहा है आज की तारीख। ठीक, अब बात आती है कि हमें इन्वायरमेंट में क्या पढ़ना है, जो हम क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे, और इन जनरल भी करते हैं, क्रैश कोर्स हो या मेन कोर्स हो, सब में चीजें उतनी ही रहेंगी। अच्छा, और भी कई चीजें इसमें आती है, जैसे इसके अलावा भी एक आता है, कॉन्सेप्ट आता है प्लैनेटरी बाउंड्री का। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूं कि आएगा आएगा, नहीं है। तो जितना ही कह रहे हैं आएगा और नहीं आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लैनेटरी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट इस साल के लिए पिछले साल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल नहीं है। और क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? इसमें 9 प्लैनेटरी बाउंड्री की बात करी गई है। जोहान रॉकस्ट्रॉम नाम का एक आदमी है, उसने 9 प्लैनेटरी बाउंड्री की बात करी है। और उन 9 प्लैनेटरी बाउंड्री को उसने प्रूव करा है कि हम लगभग 6 से 7 प्लैनेटरी बाउंड्री क्रॉस कर गए। ठीक है, तो अब बची एक दो प्लैनेटरी बाउंड्री बची है हमारे पास। इसका मतलब प्लैनेटरी बाउंड्री क्या है कि प्लैनेट के सीमा में अगर आप उपभोग करेंगे, कंजम्पशन आपका प्लैनेट की क्षमताओं के अंदर रहा, तब तो वो उसको रिजुवनेट कर लेगा। मान लो आप लकड़ी काटे, फॉरेस्ट फिर उगा, लेकिन आप इतनी तेजी से लकड़ी काट दिए कि फॉरेस्ट को उगने ही नहीं दे। ठीक है, या हवा, जैसे जैसे पोल्यूशन, ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं है, हर जगह पोल्यूशन है,
लेकिन वहां पे क्षमता है उस प्राकृतिक सिस्टम की कि उसको रिसाइकिल कर देगा। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली की एक क्षमता है जिसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो प्लेनेटरी बाउंड्री में रॉकस्टॉर्म ने यही कहा कि जो 9 प्लेनेटरी बाउंड्री है, अगर ये इसी तरह से क्रॉस होती गई, जैसे ओशन एसिडिफिकेशन भी अब क्रॉस हो रहा है, इसी तरह से ओजोन लेयर का, इसी तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल का, तो न्यूट्रिएंट साइकिल जब मैं बताऊंगा वहां भी ये सब चर्चा है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग इसके जो प्रोपाउंडर है उनको पिछले साल अवार्ड मिला, टायलर अवार्ड। टायलर अवार्ड सुना है आपने? टायलर अवार्ड को कहा जाता है इन्वायरमेंटल का नोबेल। नोबेल तो अगर इतना महत्वपूर्ण अवार्ड इनको मिला है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट पुराना है, 2009 के आसपास का कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी अवार्ड मिला है, तो ये अगेन क्या हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो लास्ट ईयर नहीं आया, तो मेंस में या प्री में इस बार ये आ सकता है। ठीक, तो प्लेनेटरी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन विक्सटन। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि क्या क्या हिस्से हैं जो हमारे पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंदर आते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। पहला है आपका इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सब प्लेनेटरी बाउंड्री वगैरह मैं सब इसमें बताऊंगा। ये पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इससे बहुत ज्यादा सवाल तो नहीं आते, 2-3 सवाल आते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये अगर 3 आए तो आप 3 के तीनों सही कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी। जैसे पिछली बार के पिछले साल एक सवाल आया, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल का था कि कौन सा चक्र जो है वो अवसादी चक्र। न्यूट्रिएंट साइकिल 2 तरह के होते हैं, या तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो गैस में होगा, गैसियस फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, आपकी बॉडी में है, हमें जरूरत होती। इसी तरह से आपका हो सकता है फास्फोरस, वो भी न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स 2 फॉर्म में रहते हैं, इधर दे आर स्टेइंग इन सेडिमेंट्री फॉर्म और दे आर इन गैसियस। तो इस दे आर इन गैसियस फॉर्म तो उनको क्या कहोगे आप, गैसियस साइकिल। और अगर वो अवसादी चट्टानी रूप में रहते हैं तो उनको क्या कहोगे आप, सेडिमेंट्री साइकिल, अवसादी साइकिल या रॉक मिनरल्स कह सकते हैं। तो जनरली जो पढ़ाया जाता है वो बताए जाते हैं 2 साइकिल। गैसियस में 2 पढ़ाए जाते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, जो पेपर में आज तक आए हैं। सेडिमेंट्री में भी 2 बताए जाते हैं, फास्फोरस और सल्फर। अब सवाल जो पूछा उसने 4 ही ऑप्शन दिए, A B C D, एक ही सही है, और उसमें कहा कि निम्न में से कौन सा अवसादी चक्र, और ऑप्शन में दोनों डाल दिए सेडिमेंट्री की, 2 तो गैसियस डाल दिए, 2 सेडिमेंट्री डाल दिए। तो उनमें से भाई अब एक ही सही है, तो या तो आदमी लगा देगा गंधक चक्र, सल्फर चक्र, या लगा देगा फास्फोरस, यही 2 लगाएंगे। तो अगर आप चक्रों को सही से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि जो फास्फोरस साइकिल है वही टोटली अवसादी चक्र है। सल्फर साइकिल गैसियस फॉर्म में भी पार्शियली रहता है और पार्शियली अवसादी फॉर्म में भी। तो उसका जैसे अब उसने क्या किया, देखो ये क्यों चेक करता है क्वेश्चन, उसने आखिरी ऑप्शन रखा फास्फोरस साइकिल, दूसरा ऑप्शन उसने लिख दिया सल्फर साइकिल। तो कई बार हम जल्दबाजी में क्या किए, ऊपर नाइट्रोजन देखा, हमने कहा नहीं ये तो है ही नहीं है, फिर सेकेंड देखा अरे सल्फर ही है, खट से तुरंत उसको भर दिया। जब नीचे पहुंचे तब पता चला अरे यार नीचे फास्फोरस। तो हम लोग को इतना डीप तो पढ़ना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से है, ज्यादातर लोग पढ़े भी होते हैं। तो हम बाकी कॉन्सेप्ट में भी, यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल, सरल सवाल, लेकिन आपकी गलती हो सकती है दौड़ते बाद। जैसे कई बार एक सवाल आया स्कैवेंजर का सवाल आया कई बार, ठीक है, और सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स और डेट्रीवोर्स का सवाल। तो उसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेट्रीवोर्स, और आपके 4-5 ऑप्शन दे दिए, 4-5 वो दिए, फिर उनको ABCD में अरेंज किया, 1 2 3 सही है,
1/4 से वुडलाइस वगैरह, ये सब दीमक, ये सब के ऑप्शन दिए। तो अगर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप तुरंत उसको मार लें, ठीक है। जैसे फिल्टर फीडर एक सवाल है, व्हाट इज फिल्टर फीडर, तो वो सब इसी में फूड चेन के कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाया। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल 2-3 आते हैं, लेकिन 3 आए तो तीनों सही और 1 गो में सही। तो एक मुश्किल से 5 सेकंड में आपने सवाल सही। तो आपके जो दूसरे बड़े सवाल आएंगे वहां पे आपको टाइम मिलेगा सोचने, तो भले कम है बट बहुत महत्वपूर्ण। 3 आए, तीनों से हो सकता है 6 आए और आप 3 न कर, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या कर पाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग इस पर ठीक ठाक फोकस देते हैं इस टॉपिक पे। मैंने तुमने को कल बताया भी था कि लगभग 3 क्लास केवल इस पे लो, है ना। लगभग 3 क्वेश्चन यहां से आते हैं आने ने। प्रीलिम्स के लिए दूसरा ये जो टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इससे 2-3 तरह के सवाल आते हैं। कॉन्सेप्ट का तो उतना नहीं है, कॉन्सेप्ट फिर भी है जो है, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ही। मान लो 2 सवाल कॉन्सेप्ट के होंगे, इसमें कंजर्वेशन इफर्ट से, स्पीसीज से, मतलब हर साल लगभग 1-2 कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, कहीं टाइगर रिजर्व आ जाएगा, कहीं नेशनल पार्क आ जाएगा, कुछ ना कुछ करके। कहीं इसके कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाएंगे, जैसे एक्ट के सवाल आ जाएंगे, कुछ एक्ट है, या क्वेश्चन आ सकता है जो इसके कॉन्सेप्ट जैसे कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, सेक्रेड ग्रुप्स है, कौन किस लीगल फ्रेमवर्क में है। तो कुल मिला के अगर 20 सवाल आते हैं तो 13-14 सवाल यहाँ से प्रीलिम्स के लिए सबसे बायोडाइवर्सिटी। अभी वो देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन फिर आता है, ये सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है और ज्यादातर लोग इसी को इन्वायरमेंट समझ लें, क्लाइमेट चेंज। मेंस में एक सवाल पक्का आता है लगभग इससे, आप पीछे पलट के देखेंगे तो एक सवाल दिखेगा। इसकी एक कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, उसका नाम है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। UNFCCC की COP हर साल होती है। हाँ, अब हाँ, तो वही नवंबर-दिसंबर में होती है, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंस में ज्यादा आते हैं, प्रीलिम्स में भी लगभग 2 से 3 सवाल, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर, पिछली बार आ गया था ना, वो इसी से था। तो ऐसे कर करके कुछ कॉन्सेप्ट भी है इसमें, और कुछ जैसे एक और सवाल आया था इससे, अगर लोगों को क्लाउड सीडिंग का एक सवाल आया था ना पिछली बार। अच्छा, तुम लोग थोड़ा भी इन्वायरमेंट समझ लोगे तो तुम लोग जान जाओगे जो पिछला भी दिल्ली में क्लाउड सीड किया गया, याद है, आर्टिफिशियल रेन करा। हम लोगों ने क्लास में भी बताया था कि दिल्ली में इस वेदर में आर्टिफिशियल, दूसरे बच्चों ने पूछा था कि दिल्ली के पोल्यूशन से निपटने के लिए हम क्या आर्टिफिशियल रेन करा सकते, तो मैंने उस टाइम भी कहा था नो, वी कांट डू। लेकिन मेरी ये नहीं समझ आता कि IIT कितने पढ़े लिखे लोगों ने करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद किए। तुम लोग को जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम लोग कहोगे सर ये तो क्लियर कट दिख रहा है कि दिल्ली में हो ही नहीं सकता इस सीजन में बारिश, क्योंकि क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है फर्स्ट देयर मस्ट बी क्लाउड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी शुड बी देयर, तब जाके आप क्लाउड को सीड कर सकते हैं उस जगह। जब यहां पे सीड कर रहे हैं इस वेदर में, यहां ह्यूमिडिटी है ही नहीं, आपकी स्किन फटी पड़ी है पूरी, देखिए दरारें बन जा रही है अगर आप मॉइस्चराइजर यूज ना करें। अब इस माहौल में आप कहोगे हम बारिश करवा देंगे, आर्टिफिशियल रेन करवा देंगे, तो आप ने अच्छे से बारिश का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। सोलापुर में जो प्रयोग हुआ था हम लोग पढ़ेंगे, वही हम लोगों ने पढ़ाया था, वही पेपर में आया था। 4 मैंने बताए थे, चारों में से वो ऑप्शन थे उसमें। तो सोलापुर में क्या हुआ था, सोलापुर में कराया गया क्योंकि वहां लीवर्ड साइड है सोलापुर, इधर से पश्चिमी घाट की हवाएं उठती है और इधर से उतरती है, तो उतरते वक्त उनमें मॉइस्चर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ बरसा के पानी चली गई, तो इससे ऊपर मान लो ये पहाड़ है, ऐसे हवा चल रही है, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ से हवा चल रही है। अब यहाँ पे आते आते सारी बारिश हो गई, अब ये नीचे उतरेगी तो और गर्म भी होने लगेगी, तो यहाँ बहुत कम क्लाउड बसते हैं। अब कम क्लाउड में आप डाल सकते हैं सिल्वर आयोडाइड या डिफरेंट चीजें जो भी उसमें यूज हो, तो इस क्लाउड की डेंसिटी को आप बढ़ा सकते हैं, पार्टिकल के साइज को बड़ा कर सकते हैं, ड्रॉपलेट्स को, तो बारिश हो जाएगी उससे। लेकिन अगर क्लाउड ही नहीं है तो भाई बारिश क्या है, पानी है कि नहीं। या तो आप पहले समुद्र से पानी ले जाए, ऊपर से पानी का छिड़काव करें, आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट करें, फिर उसको सीड करें, लेकिन वो कितना महंगा अफेयर है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, दुबई वगैरह ने कराया है, दुबई वगैरह ने कराया, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और वो भी कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं है।
जनता को उल्लू बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए कि कुछ तो कर रहे हैं। लाइक आपको याद होगा एक बार कोविड तो आप सबने सामना किया ही है। आप लोग दिल्ली में थे कोविड के टाइम? आप लोग नहीं रहे? आप थे जय? आप भी नहीं थे, आप कोई नहीं रहे, जहां भी रहे होंगे। सुना तो होगा कि यहाँ पे रात में कर्फ्यू लग जाता है। रात, आप बताओ रात में कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है? ऐसे ही लोग घरों पे होते। कोविड कैसे फैलता था? टच से, कि बड़ी गैदरिंग ना हो पाए। तो रात में बोलते थे 10 बजे के बाद क्या है, कर्फ्यू, लॉकडाउन, सुबेरे 5 बजे तक। आप बताओ 10 बजे सुबह 5 बजे तक आदमी ज्यादा रहता है सड़क पे ही कम रहता है? कम रहता है। मैंने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा, मेरा बैचमेट था, मैं उससे बोला यार तुम ये बताओ इसके पीछे रेशनल क्या है? ये रात में क्या, दिन में करो? दिन में ज्यादा भीड़ रहती। मेरे हिसाब से 24/7 मार्केट खोल दो, तो उससे कम ये रहेगा, जनता को पता रहेगा कि भाई खुली है मार्केट, आराम से जाएंगे। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए मार्केट खोलते हैं तो ज्यादा भीड़ आएगी। ये लॉजिक तो बनता है, लेकिन ये लॉजिक रात में बंद करने का कहां बनता है? तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं, लाइक कोई जवाब नहीं। तो उसका कंक्लूजन ये निकला कि जनता को लगी कि कुछ किया जा रहा है। जनता को मतलब नहीं है इससे, लॉजिक लगाना नहीं है, तो इसलिए रात के लॉकडाउन को का प्रावधान किया गया। उसी तरह से दिल्ली में पोल्यूशन की हालत बहुत खराब, बोले सीडिंग कर देंगे, ये कर देंगे, कोई जानते ही नहीं क्लाउड सीडिंग क्या है। 99.9% लोग क्लाउड सीडिंग को नहीं जानते। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% लोग ठीक से क्लाउड सीडिंग नहीं जानते। तो यूपीएससी की तरह आईआईटी के लोग नहीं जान पाए क्लाउड सीडिंग क्या है, तो क्लाउड सीड कर रहे हैं। सोचो, जो मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वहां पे, आईआईटी में तो सारे इक्विपमेंट है ना। हम लोग तो मान लो ह्यूमैनिटीज के रहे हैं, आप लोग ह्यूमैनिटीज के ज्यादातर लोग, ठीक है, उनके पास तो सारे डेटा सब कुछ है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता होगा कि क्लाउड सीड नहीं हो सकता है। इसकी दो वजह हो सकती है, या तो पैसे 3-4 करोड़ उड़ा दिया है ना, या तो अल्टेरियर मोटिव, उल्लू बनाने। क्योंकि करने वाले को सब पता है, जब हमारे जैसे लोगों को पता है तो उनको भी पता है। लेकिन अब इसी में जनता अगर समझदार हो तो उस पर क्वेश्चन करे, जनता भी पूछे कल बारिश होगी, मौज लिया जाएगा, है ना। अंजना ओम का सब रेडी बैठी है पहले से ही पूरा होगा। तो आप लोग इस चीज को समझते रहिए, ठीक। तो यहां से भी सवाल आए थे, क्लाउड सीडिंग वगैरह से सवाल आए, ज्योग्राफी में भी है वो पार्ट और क्लाइमेट में भी, ठीक। फिर आता है परमाणु, इससे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इससे बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है। इससे भी 2 ही 3 सवाल आएंगे, बट इससे बहुत फैक्चुअल आते हैं। कुछ सब्सटेंसेस पूछ लेगा। जैसे 4 साल के पढ़ाने के क्रम में मैंने अक्टूबर में एक बार एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? लॉकडाउन के टाइम, है ना। एक बार अक्टूबर में, तो 10 अक्टूबर को हुआ, है ना। तो तब से वो मेरा पहला बैच था पढ़ाने का। तो उस टाइम मैंने 4 सब्सटेंसेस पढ़ाए थे, अब मैं 6 पढ़ाता हूँ। एक पढ़ाया था मैंने बीपीए, एक पढ़ाया था ट्रैक्लोसान, एक पीवीसी, ऐसे ऐसे करके 4-5 सब्सटेंसेस पढ़ाए थे मैंने। तो उसी साल 2 आ गए थे, बीपीए और ट्रैक्लोसान, ये उसी साल। बाकी आगे आ सकते हैं, है ना। तो उसके बाद भी एक और आया, एक उसके बाद आया वो, उसके जस्ट अगले साल आया तीसरा सब्सटेंस था, अभी आ जाएगा, आगे लिखा हो। तो वो सब यहाँ पे सब्सटेंस बेस्ड, पोल्यूटेंट बेस्ड, कुछ यूरेनियम पोल्यूटेंट्स का, ठीक। उसके पहले गर्म पानी में। तो आपको यहाँ पे सस्टेंस और वो सब कुछ कॉन्सेप्ट भी है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, वो दोनों को मिला के शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट, याद आ रहा है? SLCP मैंने बताया, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट। 4 ही क्लाइमेट पोल्यूटेंट है जिनको बोला जाता है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। अब 4 है, तो ये 4, ये कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। सबसे पहला मेंस में भी आ सकता है सवाल, ठीक है। दूसरा ये आ सकता है कि अगर 4 है तो इन 4 को तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे एक ब्लैक कार्बन, एक है ग्राउंड लेवल ओजोन, एक है HFC, ठीक है ना, और एक है मिथेन। ये 4 है शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। अब मेरे को ये बताओ, इनमें से जो भी मैंने बताया क्योटो प्रोटोकॉल में कौन कौन से? आप लोगों ने पढ़ा है क्योटो प्रोटोकॉल? थोड़ा भी, थोड़ा पढ़ा तो होगा, मतलब ईमानदारी से, कोई यहाँ पे नहीं है, नहीं आता कोई देख, दूसरा पढ़े तो नहीं आता।
अगर पढ़े हो, नहीं पढ़े बोल दो नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग उस डीपनेस में जाएंगे, भले एक क्रैश कोर्स है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं भगाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिर आप सवाल नहीं कर पाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई चीज को मैं इंपॉर्टेंट कैसे बोलता हूँ और मैं कैसे जज करता हूँ, आप कैसे जज करें, वो भी मकसद है ना यहाँ पे। हर चीज तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ना आपको, भाई दूसरा विषय भी तो आप पढ़ेंगे। अब अगर मैं HFC को देखूं, HFC इज इन क्योटो प्रोटोकॉल, मीथेन इज ऑल्सो इन क्योटो प्रोटोकॉल, 6 गैसों में। तो अगर एक इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, उसमें मीथेन है, शॉर्ट क्लाइमेट पॉलिटन में भी मीथेन है, HFC दोनों जगह पे है, HFC मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी है, आपको जान के हैरानी हो। अगर इतनी इंपॉर्टेंट गैस है कि तीनों प्रोटोकॉल में है, तो पेपर में आनी चाहिए कि नहीं? तो आई 2 बार से HFC पे सवाल पूछा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से। तो आप लोग को थोड़ा ये ध्यान है कि जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी ये बात बोली थी। तो वो सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ एक दूसरे के उसमें होगा। अब ये क्लाइमेट चेंज समझ लो, 2 टीचर हूं मैं पर्यावरण पोल्यूशन का एक टीचर होता है और दूसरा टीचर होता क्लाइमेट चेंज। तो मैं क्लेम करता कि ये क्लाइमेट चेंज का सवाल, पोल्यूशन वाला, जैसे इन्वायरमेंट के टीचरों में और साइंस के टीचरों में बड़ी लड़ाई रहती है। साइंस वाला बोलता है कि ये मेरे से आगे, इन्वायरमेंट वाला बोलता है मेरे से आगे। आया दोनों से, क्योंकि बहुत साइंस भी पढ़नी पड़ती है, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी भी। अब जैसे ज्योग्राफी में अभिषेक सर भी तुम लोगों को यूनिवर्स पढ़ाएंगे, मैं भी यूनिवर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब सवाल आएगा यूनिवर्स से, तो वो कहेंगे नहीं मेरे पढ़ाए से है, वो मेरे पढ़ाए से है। ऐसा टीचर टीचर का होता ही, ठीक है। तो बेसिकली सवाल ओवरलैप से भी आते हैं कई सवाल, तो जितना ज्यादा ओवरलैप उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में उसका वैल्यू है ना। जैसे आज की तारीख में आपको सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल, ये सब बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटेशनल वेव्स, ये सब, इन सबसे सवाल आना चाहिए। और एक चीज होती है, जो कॉन्सेप्ट है उसके इर्द गिर्द सवाल बनाने वाला एग्जामिनर बनाता है, और एक ही पैनल होता है, चाहे वो सिविल सर्विस का पेपर बना रहा हो, चाहे वो CDS का, चाहे NDA, ये लगभग टीचर सेम होते हैं। तो क्या करते हैं टीचर, एक एक कॉन्सेप्ट मान लो लैग्रेंज पॉइंट पकड़ लो, लैग्रेंज पॉइंट एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, यहाँ पढ़ा है। लैग्रेंज पॉइंट पे एक सवाल दिया उन्होंने CAPF, फिर उसी साल का आप पेपर उठा के देखिए CDS का, दूसरा सवाल लैग्रेंज पॉइंट से CDS में। अब तीसरा सिविल सर्विस में आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आदित्य L1 गया, हमने L1 पे प्लेस किया, जेम्स वेब गया, L2 पे प्लेस किया गया। तो जो चीज चल रही वही बताया जा रहा है, बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जब आपको बता दिया, तो होलनेस पे पढ़ाई करनी है। हमें बस ये नहीं पता कि आदित्य L1 गया तो हमें L1 को जाने, बस नहीं, हमें 5 की 5 पता होनी चाहिए, L1 L2 L3 L4 L5, और ये कहाँ है, कैसा ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, कितनी डिफरेंस है, कितनी डिस्टेंस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो धीरे 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 आप इतनी चीजें जानने लगेंगे कि ओवर द पीरियड आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये लगभग कितने सवाल होंगे, 3 12 13 से 3 2 5, एवरेज 20 का निकाल लेते हैं सबका, और वही 15 से 20 सवाल के बीच आएगा, या फिर 2-3 कम हो जाएगा, अगर 15 है, 20 आएगा तो एक दो यहाँ बढ़ेगा फिर से। अब इस वाला पार्ट में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसमें ज्यादातर सवाल ऐसे हैं, इनसे इकोटोन का कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, सेरे का कॉन्सेप्ट है, बायोम है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, निसे है, हैबिटेट है, स्पीसीज है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, कैरिंग कैपेसिटी है ना, ग्रीन इकोनॉमी है, अर्थ आर है, पेज पार्टनरशिप है, तीब का कॉन्सेप्ट है, और जो प्लानिटरी बाउंड्री, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्चुअल। अब इनके अंदर अंदर भी काफी चीजें हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं जैसा इसके अंदर ही मैंने कहा कि 2 साइकिल हो जाएगी, फिर उनके अंदर भी कई चीजें होंगी, फिर इनके अंदर करंट अफेयर्स होगा बहुत सारा, जैसे हम सल्फर साइकिल पढ़े तो वहीं हम पढ़ लेंगे SO2 के मिशन क्या है ना। तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि 2019 में इसके जो प्रोपाउंडर है पवन सुखदेव, एक स्टडी थी, इस स्टडी को द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, तो इसके जो प्रोपाउंडर है वो है पवन सुखदेव, वो इंडियन बैंकर है, उनको भी टाइलर अवार्ड मिला था, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट आदमी है पवन सुखदेव। और ये सवाल आ भी चुका, फिल्म्स में एक बार आ चुका है, दीपक कॉन्सेप्ट,
ठीक है, और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी में अभी आपको देखो, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास में मैं पूरा बताऊंगा और आखिरी क्लास में मैं फिर ये दिखाऊंगा कि नाउ द सर्कल इज कंप्लीट, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या कहा कि एक होता है कॉन्सेप्चुअल, तो इसमें आपको कुछ डिफिनेशंस है, जैसे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप का चीज है। इसी तरह से फिर मेजरमेंट स्केल के बेस पे, फिर कंजर्वेशन इफर्ट, हॉट स्पॉट, होप स्पॉट, विवलॉव सेंटर, वेलस लाइन, वेबर्स लाइन, मेगा डाइवर्स कंट्रीज, ऐसे करके बहुत से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है कंजर्वेशन इफर्ट, इसके दो पार्ट मैंने बताया था आपको। कंजर्वेशन इफर्ट है, एक नेशनल है और एक इंटरनेशनल है। इसमें भी एक लीगल है, नेशनल में भी दो तरह के हैं, एक लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे लीगल फ्रेमवर्क में आप जब जाएंगे, लीगल फ्रेमवर्क में अगर जाए तो एक बहुत बड़ा एक्ट मिलेगा आपको, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें खूब चेंज हुए, 2023 में लास्ट चेंज हुआ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, नायब, इको डेवलपमेंट फोर्सेज, और इसके अलावा भी एक है और एक्ट है, इसके पहले का एक्ट है वो नेशनल बोर्ड फॉर एनिमल क्रूएलिटी के अगेंस्ट में जो बोर्ड बनता है ना, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, एक वो भी है, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स, तो इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को लेके है, ये एक्ट पास करा गया था, ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत सी बॉडीज भी है, जैसे कुछ इसमें बॉडीज बनी हुई, जैसे इसमें आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ जाएगा, जितने भी स्पीसीज बेस्ड प्रोजेक्ट है सब किसके अंदर आएंगे, 1972 में, ठीक है। इसी तरह से आपके एनटीसीए वगैरह आएंगे, इसी तरह से आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ आएगा जो एपेक्स बॉडी है, तो वो सब इसके अंदर पड़ोगे। इसमें तो बस कुछ कुछ लिखे गए, दसियों चीजें इसके अंदर। अब ये वाला पार्ट जो होगा मैं खट से पीपीटी दिखाऊंगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट जो जो याद करने वाला पार्ट है वो मैं क्लास में आपको बताते जाऊँ, ठीक है। और बहुत ही लिखवाएंगे भी, ऐसे मैं सोच रहा कि लिखवाएंगे नहीं, जहां मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है लिखना चाहिए करंट अफेयर्स है तो लिखेंगे भी, ठीक। इसी तरह से आपका इंटरनेशनल में जाते हैं, तो मैंने कहा था कि 3 कन्वेंशन में से एक सीबीडी है, तो ये सीबीडी, कार्टेजेना, नागोया, आईची, कोप 15-16 तक, ठीक है। और जो भी आगे और चीजें मिलेंगी, ठीक। इंटरनेशनल सी ट्रीटी, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड एक्सप्लोरेशन, आईयूसीएन, ट्रैफिक, सीएमएस, अपाप, सेंडाई चार्टर, आईबीपी, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क और सेंडाई चार्टर। फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से। सेंडाई चार्टर किससे रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी से, है ना। आईपीबीईएस ये इंपॉर्टेंट है, कुछ पहले आ भी चुका है। और फिर रामसर, रामसर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लोकेशन से, रामसर साइट्स की लोकेशन से सवाल लगभग हर साल एक सवाल पूछ लिया जाता है। और इसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उससे भी यूपीएससी सवाल पूछे और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। आईपीबीईएस बहुत इंपॉर्टेंट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। जैसे आपने सुना होगा एक बॉडी क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, आईपीसीसी, सुना है आईपीसीसी। जैसे आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, वैसे ही आईपीबीएस बायोडाइवर्सिटी पे। फर्क ये है कि क्लाइमेट चेंज पे काम करने वाली आईपीसीसी यूएन बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, ये यूएन बॉडी नहीं, ये फर्क। तो उन सबके काम भी देखेंगे, आईपीसीसी के कामों से भी सवाल पूछे गए। फिर क्लाइमेट चेंज में भी, ठीक है, आपके सैद्धांतिक पद में व्हाट इज इम्प्लीकेशन क्या है, एडाप्टेशन मिटिगेशन मैकेनिज्म क्या है, रेड रेड प्लस, कैंपा का इफेक्ट, है ना, निगेटिव इमिशन, बीईसीसीएस वगैरह, क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, रन अवे क्लाइमेट चेंज, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहीं पे आपको वेट बल्ब टेम्परेचर वगैरह के सब के कॉन्सेप्ट यहाँ के अंदर मिलेंगे।
इसी तरह फिर बहुत से संगठन है, उनकी टाइमलाइंस वगैरह आपको बताई जाएंगी कैसे क्या काम किया। जैसे मैंने कहा कि स्टॉकहोम में 1972 में एक सम्मेलन होता है, सुना है आप लोगों ने स्टॉकहोम सम्मेलन? क्या था स्टॉकहोम सम्मेलन? क्या नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन? ऑफिशियल नेम बताइए, बताइए, जय बताओ, स्टॉकहोम सम्मेलन का क्या नाम था? कन्वेंशन ऑन ह्यूमन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये इसका ऑफिशियल नेम था। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस ये दुनिया की पहली पहली इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें दुनिया के टॉप लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा, और इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर 1972 में हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थी। तो दिस टेल्स द कि और कोई स्टेट का हेड नहीं गया, इंडिया का ही हेड ऑफ द स्टेट गया। तो ये क्या बताता है कि इंडिया इज वेरी सीरियस अबाउट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सब पे। तो ह्यूमन एनवायरमेंट पे जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें इंदिरा गांधी ने पार्टिसिपेट किया, स्टॉकहोम में हुई। और जब ये इसके पहले ही आपको मैं बताऊं, इस टाइमलाइन को समझ लीजिए, इससे सवाल है। इसके पहले एक क्लब बना था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम बना था 1968 के। ये कुछ अवेयर लोगों का संगठन था, कुछ साइंटिस्ट थे दुनिया भर के, यूरोप के विषय स्पेशली। इन लोगों ने एक क्लब बनाया और जो इन्वायरमेंटल मुद्दों पे डिस्कशन करता था। तो इनकी रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट पब्लिश हुई 1972 और 73। स्टॉकहोम में हमारी इंदिरा गांधी गई थी, और स्टॉकहोम में ही सबसे पहले कौन बना? यूनेप का बर्थ भी कहां से होता है? स्टॉकहोम का। इंदिरा गांधी जब अब ये रिपोर्ट आ चुकी थी 72 73 में आई, और इसने कहा कि जो ह्यूमंस जिस दिशा में बढ़ रहे, उसमें एक बहुत पेसिमिस्टिक मॉडल दिया कि जो अगर आप पेस्टिसाइड बहुत यूज करेंगे तो पोल्यूशन बहुत हो जाएगा, सॉयल पर वो हो जाएगी। तो इन्होंने पहले तो इनका प्रजम्पशन जो था माल्थस का प्रजम्पशन, माल्थस ने क्या कहा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैसे होगी? ज्योमेट्रिकल मीन्स। और फूड कैसे बढ़ेगा? अर्थमेटिक। फूड बढ़ेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जबकि पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, स्क्वायर में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। तो उसी को इन्होंने बताया कि चूंकि कॉप अप नहीं होगा, तो फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई थी इनके टाइम पे, दुनिया भर में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गई थी, इंडिया में भी आने लगी थी। ये वही टाइम है 65 के आसपास, 65 के आसपास इंडिया में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई थी, बट हाई यील्डिंग वैरायटी वर नीडेड, क्या चाहिए था उन्हें? बहुत पेस्टिसाइड, बहुत पानी, हर चीज चाहिए। तो इन्होंने इसी सब के बेस पे कि फूड बढ़ेगा भी तो फिर पोल्यूशन फैलेगा, इंडस्ट्री होगा, ये वो बहुत चीजें बताई इन्होंने। तो बहुत पेसिमिस्टिक मॉडल था, और इन्होंने कहा कि ह्यूमन की लिमिट की ग्रोथ की लिमिट है, और लिमिट में ही होनी चाहिए चीजें, अदरवाइज आपकी क्लास। ठीक है, तो लिमिट टू ग्रोथ उसमें इनकी रिपोर्ट है। तो ये भी एक सवाल आता है कि लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट क्या है, तो किसने पब्लिश करी? तो किसने पब्लिश करी? क्लब ऑफ रोम ने। अब इंदिरा गांधी इंडिया लौटी तो शी वाज वेरी सीरियस अबाउट थिंग्स, वेरी सीरियस अबाउट थिंग्स। तो इन्होंने क्या किया, लौटने के बाद 1972 में एक एक्ट पास किया, इसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इंडिया में सबसे अम्ब्रेला, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का सबसे अम्ब्रेला एक्ट है, सबसे अम्ब्रेला एक्ट है। और इसी के बेस पे फिर आपको पता चलेगा कि पूरा प्रोजेक्ट टाइगर 73 में आया, और सब कुछ इसके अंदर धीरे धीरे हम डालते गए। इसके बाद एक एक्ट 1974 में भी पास होता है, जिसका नाम है वाटर कंजर्वेशन, हाँ, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट करके, वाटर कंजर्वेशन। तो उससे क्या बनता है? सीपीसीबी। बाद में सीपीसीबी को और भी काम दे दिए गए, एयर पोल्यूशन एक्ट का काम भी दे दिए गए। लेकिन सीपीसीबी का गठन किससे हुआ? वाटर पोल्यूशन कंजर्वेशन एक्ट से, वाटर पोल्यूशन एक्ट से सीपीसीबी। ठीक,
इधर लिमिट ग्रोथ के बाद अब 1982 हो गया, यूनिप की 10 साल उम्र हो गई है, 10 ईयर का हो गया यूनिप। और इसी टाइम 1982 के टाइम पे ही एक कमीशन बना। क्या नाम था उस कमीशन का? 1982 में एक कमीशन बना और वो बाद में रिपोर्ट देते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसने दिया बताओ? बर्टलैंड। तो बर्टलैंड कमीशन का अपॉइंटमेंट जो वो इधर ही हो, अपॉइंटमेंट ऑफ बर्टलैंड। और इसकी रिपोर्ट बाद में, रिपोर्ट 86 में, 85 86, लेकिन अपॉइंटमेंट इसका यहीं पे हो गया था। उसके बाद लोगों को, अच्छा, लोगों को काफी ओजोन लेयर को लेकर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने 80s में ओजोन लेयर के होल की खोज कर ली थी। कौन साइंटिस्ट ने? ब्रिटिश साइंटिस्ट। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये एक बार यूपीपीसीएस में सवाल है कि कौन से साइंटिस्ट ने करी थी, कहाँ के साइंटिस्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यूपीपीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये दोनों के पेपर बनाने का जो लेवल है काफी ऊपर। कंपेरेटिवली अदर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस इज मोर नियर टू द सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो आप लोग जब यूपी पीसीएस के सवाल देखें तो ये बिल्कुल मैं सोच कि स्टेट का सवाल है, कभी यूपीएससी में नहीं आ सकता। एक उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, एक सी बकथॉर्न होता है जो लद्दाख वगैरह में पाया जाता है, बेयर टाइप छोटे छोटे होते हैं, बहुत न्यूट्रियस वैल्यू होते हैं। 1997 में यूपी पीसीएस ने सी बकथॉर्न पे सवाल पूछा। सिविल सर्विसेज में 2014 में सी बकथॉर्न, समझ लो। और कहाँ पाया जाता सी बकथॉर्न? लद्दाख। अब मेरे को ये बताओ, एक झाड़ी है उसमें बेर जैसे लगते हैं, इसका नाम है सी बकथॉर्न, तो कांटे होंगे इसमें? थॉर्न, कांटे होंगे। सी मतलब समुद्र, बक मतलब झाड़ी, समुंदर की एक झाड़ी जिसमें कांटे होते। ये इसका नाम इसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं? लद्दाख में समुंदर है था, लेकिन एक जमाने में जहां पे आज हिमालय है वहां पे क्या था? टेथिस सी। ठीक है, तो क्या होता है, कोई चीज जब ओरिजिन होता है तो बहुत महत्व होता है। तुम कभी गए, कोई गया है यहाँ से करगिल लद्दाख वगैरह? अब जाके देखेंगे लिटरली आपको बिल्कुल विजिबल लेयर्स दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि ये लेयर केवल पानी से ही बन सकती है। पहाड़ों पे आपको विजिबल स्ट्रेटा दिखेंगे समुद्र के। ठीक है, तो सी बकथॉर्न का नाम, और ये इसका यूज चंगेज खां वगैरह ने भी किया। सी बकथॉर्न, चंगेज खां जब इधर आया था तो उसकी सेना ने इसको खा के अपना काफी, इसके बीजों को खा के काफी समय बिताया था, काफी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती है। तो जीआई टैग किसको मिलना चाहिए? आपको मिला उसका, सी बकथॉर्न का जीआई टैग, है ना। तो ये बटलैंड कमीशन अपॉइंट हुआ। इसी के जस्ट बाद 1985 में एक वीना कन्वेंशन हुई, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने पहले ही क्या बना दिया था, बता दिया था कि देयर इज ओजोन होल क्रिएटिंग। ओजोन होल क्रिएशन मतलब छेद से बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस बात से है, थिकनेस, थिकनेस का मतलब मोटाई से नहीं, डेंसिटी से। डेंसिटी ऑफ ओजोन पार्टिकल्स जब कम हो जाती है, एक लेवल के नीचे आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है अंटार्कटिका और आर्कटिक के ऊपर, ये बात किसने बताई? ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो एक कन्वेंशन पे सब लोग सहमत हुए, और ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कन्वेंशन है ह्यूमन हिस्ट्री। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि यस, ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन संभव है। यूनाइटेड नेशन से भी बहुत सक्सेसफुल कन्वेंशन है ये, यूएनएससी और यूएनजीए। मतलब पूरे ह्यूमंस ने इसको बहुत तहे दिल से काम किया है मॉन्ट्रियल पर। इसीलिए आपको पता होगा कि ओजोन का जो होल है वो कम होने लगे। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन हुई, इसके अंदर दो प्रोटोकॉल है, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक है किगाली, है ना, किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट ही एचएफसी गैस की बात की, एचएफसी। तो इसमें कौन सी गैसें थी? इसको वियना कन्वेंशन को किसको बचाना था? ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन तो ओजोन लेयर पे है ना, तो ओजोन लेयर को बचाना था वियना। तो इसके अंदर था कि उन गैसेज का यूज से फेज आउट करना है जो गैसेज ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती।
किगाली अमेंडमेंट में इन्होंने कहा एचएफसी को फेज आउट करना, तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि एचएफसी भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, बट ऐसा नहीं है, ये भी एक देखने वाली बात, इसलिए आएगा पेपर। ऐसा इसलिए हुआ कि जब देखो कोई भी गैस जो ओजोन को नुकसान पहुंचाएगी उसमें कुछ ना कुछ क्लोरीन, ब्रोमीन इस ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए, फ्लोरीन इस ग्रुप के मेंबर्स होने चाहिए, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, ये जरूर होगा तभी पहुंचे, है ना। HFC में क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो इसमें वो ग्रुप का नहीं है, इसमें जो है बेसिकली क्लोरीन नहीं है, इसमें मेनली क्लोरीन ही पहुंचाती, फिर भी इसको क्यों किगाली अमेंडमेंट में हटाने हुआ ये कि जब यहां से हम क्या हटा रहे थे, CFC, आपको याद होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कूलेंट के में यूज होती थी रेफ्रिजरेटर सब में, तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसा चीज ले आते हैं जो ओजोन को नुकसान ना पहुंचाता, तो इन्होंने कहा कि HFC है जो ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता और ये फ्लोरो भी है इसमें, ठीक है, तो ये इसके लिए ठीक है कूलेंट। लेकिन आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल में भी है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल ग्रीन हाउस है कि नहीं भाई, अगर क्योटो प्रोटोकॉल में है तो ग्रीन हाउस गैस है, ये सब कॉन्सेप्ट आगे पढ़ोगे, ये तो पहली क्लास में जस्ट आपको ग्लिम्स दिया जाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर हम इसका ज्यादा यूज करते जाएंगे तो कल को ये और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा सकता है, इसलिए फेज आउट किया जाए, ना कि इसलिए कि ये ओजोन को नुकसान, कई किताबों में बात लिख दी गई है कि ओजोन को नुकसान पहुंचाता है केवल इसी बेस, जबकि ये गलत है, आप इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं। पीआई इंडिया भी किगाली अमेंडमेंट का इंडिया ने 2021 में किगाली अमेंडमेंट का राइटिफिकेशन करा 2021-22 में से, तो राइटिफिकेशन जब किगाली अमेंडमेंट का करा तो उस आर्टिकल में पीआईबी में बकायदा लिखा गया कि इट इज नॉट ओडीएस, सीधा लिखा है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है, और डिटेल में पढ़ोगे तो भी यही मिले, तो कहीं भी लिखा मिल जाएगा, तो ये सवाल आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप, HFC को किगाली अमेंडमेंट में फेज डाउन करने की बात करी, ठीक, 35% 2047। दूसरा दे देगा किगाली जो अमेंडमेंट है वो वियना कन्वेंशन के अंतर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित, जो कि ओजोन क्षरण पे, ओजोन डिप्लेशन पे वर्क। तीसरा दे देगा कि HFC चूंकि बहुत खतरनाक है ओजोन के लिए, इसलिए इसको किगाली अमेंडमेंट में हटा देगा, ये गलत हो, ये गलत हो, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक नहीं है, फिर भी हटाने की बात की ये चीज, ठीक। तो ये किगाली वगैरह हम लोग देखेंगे। 87 में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, फिर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, और रिपोर्ट क्या होगी, बटलैंड कमीशन जिसको बोला जाएगा, उसकी रिपोर्ट आएगी 87, ठीक है, यही बटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, इसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसी में पहली बार क्या टर्म आएगा, सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही पे, ठीक है। फिर 88 में यूनेप और IMO, यूएनओ और IMO या WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेप मिलके क्या बनाएंगे, IPCC। तो IPCC का असल में काम क्या है, एक रिपोर्ट पब्लिश कर, वो रिपोर्ट का क्या नाम है, असेसमेंट रिपोर्ट। असेसमेंट की हिंदी क्या होती है, हाँ, आकलन रिपोर्ट, आकलन रिपोर्ट जारी करता है, नाम से रिपोर्ट, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बुलाता है AR, शॉर्ट फॉर्म में AR। तो अभी जो इसकी AR आई है वो है AR6, 2 फेज में, अभी क्या है पिछले सालों में आ चुकी है, AR6 अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। असल में इस रिपोर्ट में 3 चीजों पे बात करता है, क्लाइमेट रिस्क पे बात करता है, प्रोबेबल इम्पैक्ट क्या होंगे इस रिस्क के, क्लाइमेट चेंज के, और पॉसिबल मिटिगेशन और प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं, ये केवल सजेस्ट करता है बस, ये कोई भी
रिसर्च नहीं करता, रिपोर्ट जारी करता है ना कि रिसर्च करता है। यूपीएससी ने इस पर एक सवाल पूछा, उसने बोल दिया था कि ये क्लाइमेट चेंज की रिसर्च का, तो ये बहुत छोटा बात है आपको, तो कितनी कितनी माइन्यूट चीज पूछ रहा है, कह रहा है ये, तो लोगों को यस ये करता है रिसर्च, लेकिन ये रिसर्च कुछ नहीं करता, ये सब देशों से डेटा ले लेता है, नो रिसर्च, नो फील्ड वर्क, ना इसकी लैब्स है ना कुछ ना कुछ, ये बस जैसे कोचिंग नहीं है, जैसे मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं, तो मैं भले तुम लोग को पढ़ा के बता दे रहा हूं कि क्लाउड सीडिंग पॉसिबल नहीं है, अब कोई कह दे कि आदित्य पटेल ने यूनिक एग्जाम्स आईएएस में ये बात बताई कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूनिक एग्जाम आईएएस पर रिसर्च थोड़ी करता, मैं कहीं पढ़ा, मैं आपको बता दिया, तो कुल मिला के ये भी यही करता है, कागज रंगने का काम, कहीं पढ़ लेता है, सब देशों से डेटा ले लिया और उसी के बेस पे इसने अपने कुछ साइंटिस्टों का पैनल बनाया स्टडी करने वालों का, उस पैनल ने उस पूरी चीज को स्टडी करके रिपोर्ट जारी, तो आकलन रिपोर्ट असल में कोई रिसर्च फाइंडिंग नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च नहीं है, ये जस्ट असेसमेंट है कुछ फैक्ट के आधार बस। तो इसीलिए जब सवाल बनाया इसने, तो इसने ये डाल दिया कि इट डू फील्ड वर्क ऐसे करके एक ऑप्शन डाल दिया, या इट डू वर्क रिसर्च वर्क, तो नो रिसर्च नो फील्ड। इसको डिटेल में भी आगे हम देखेंगे इसके कामों को, और इसकी कुछ और फाइंडिंग्स होते हैं। तो अब ये 88 आ चुका है, अभी भी क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सीरियस नहीं थे लोग। 88 में जब ये बॉडी बन गई, इसने जब अपनी AR1 दी 90 में, 1990 में, तब लोगों की कान खुल गई, ये आंखें खुली कि अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये किसी एक कंट्री के बूते का मामला ही नहीं है क्लाइमेट चेंज। तब जाके लोग 1992 में क्या किए, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मिले, ठीक है, और उसके पहले ही ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बन चुका है उसी टाइम पे, और 1992 में ही ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी भी बन चुका है, और अर्थ समिट हुई, अर्थ समिट, इसमें ही 5 चीजें हुई, 3 कन्वेंशंस और 2 डॉक्यूमेंट्स, 3 कन्वेंशन और 2 डॉक्यूमेंट। 3 कन्वेंशन कौन कौन से हैं, UNCBD, UNFCCC और UNCCD, ये 3 कन्वेंशन। 2 डॉक्यूमेंट्स और साइन किए गए थे वॉलंटरी डॉक्यूमेंट से, 2 प्रिंसिपल दिए गए, एक का नाम है एजेंडा 20 और एक का नाम है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये इतना चीजें दी गई, इसी के अंदर पूरा, इसके बाद की पूरी रणनीतियां, पूरा सब कुछ इसी के अंदर समाहित कर दिया गया क्लाइमेट को लेकर। तो UNFCCC की हर साल जो भी सिग्नेटरी, जो भी रेटिफाइड पार्टीज वो मीटिंग करती है, तो हर कन्वेंशन का अपना कोप हो सकता है, जैसे मान लो UNCBD है, उसका भी कुछ लोगों ने साइन किया कुछ कंट्रीज ने, तो उसकी पार्टी बन गई, तो वो लोग जब मीटिंग करेंगे तो उसका क्या नाम होगा, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का COP, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कोप किसी भी कन्वेंशन का हो सकता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे ये कोप सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि हर साल, जैसे CBD का और CCD का 2 साल में, इसलिए वो उतना न्यूज में नहीं, ये हर साल होता है इसलिए ये न्यूज में रहता है, FCC का कोड, ठीक है। इसी के अंदर एक है क्योटो प्रोटोकॉल और उसका 2वां अमेंडमेंट 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया। देखो कन्वेंशन हो गई, अब कन्वेंशन के अंदर जैसे बिल नहीं पास करते आप पार्लियामेंट में, फिर उसके अंदर नियम बनाते हैं बिल के अकॉर्डिंग, फिर उसको लागू करवाते हैं। पार्लियामेंट में इतना टाइम नहीं कि हर चीज डिस्कस करे वो डिटेल में, तो वो मोटा मोटी बिल पास कर देते, फिर उसी की बिल की आत्मा के हिसाब से, सोल ऑफ द बिल, द वर्ड ऑफ द बिल के हिसाब से बाकी रूल रेगुलेशन और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तय करा जाता है, ठीक। तो यहां भी कन्वेंशन साइन हो गई, लेकिन कन्वेंशन को कैसे लागू करवाना है उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ प्रोटोकॉल्स। तो इसका जो क्लाइमेट चेंज की कन्वेंशन का प्रोटोकॉल है वो क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्यों, क्योटो जापान में साइन किया गया था इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल। फिर ना ये कब तक के लिए था, 2012 तक के लिए, 2012 में इसको खत्म, ठीक। फिर आ जाता है आपका 2वां अमेंडमेंट। तो जब ये खत्म होना था तो उसके पहले ही 2012 में क्या कर लिया गया, 2वां अमेंडमेंट था, और जो लागू हुआ 2013 और 2020 तक एक्टिव रहा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पिछले साल 20 से सवाल मेंस और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल की कुछ मैकेनिज्म है, एक का नाम है CMD, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एक का नाम है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इसकी फंडिंग के लिए एक फंड भी बनाया गया है जिसका नाम है एडेप्टेशन, ठीक है। और इसके अंदर नई नई चीजें और ले आई गई है, वो मैं आपको जब डिटेल बताऊंगा इसकी वहां पे पढ़ाऊंगा कि नए इंस्ट्रूमेंट कौन से ले आए गए हैं जो इसको प्रमोट करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। फिर पेरिस का कोप इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल था असल में इसमें एक डिवीजन था कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, और इसने इन कंट्रीज को, आप लोगों ने सुना होगा एनेक्स 1 कंट्री, एनेक्स 2 कंट्री। असल में एनेक्स कुछ और नहीं होता बल्कि एक लिस्ट है। जैसे बार बार तो हमें नहीं कहेंगे ये 40 कंट्री ऐसा ऐसा करेंगे, तो हमने 40 कंट्री के 38 कंट्री के एक लिस्ट पीछे लगा एनेक्सर। तो एनेक्सर लगा दिया, जब अंदर लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखा हमने कि एनेक्सर 1 की जो कंट्रीज है उनको ये लीगली बाइंड, ठीक है। और ही बहुत से एनेक्स लगाए गए, लेकिन फिर क्या ये लिखने की जरूरत है कि किसके ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है? अगर मैं ये बता दूं कि ये 3 आदमी जो हैं इनके ऊपर इस क्लास में रोज आना मैंडेटरी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। तो इसीलिए जो बाकी देश बने उनको एनेक्स 2 कंट्री नहीं कहा गया, नॉन एनेक्स कंट्री, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जो भी टारगेट्स वगैरह बनाए गए इमिशन रिडक्शन के, उत्सर्जन को कम करने के, वो टारगेट्स लागू किसके ऊपर होते थे? केवल और केवल एनेक्स 1 कंट्री, और उसमें भी एनेक्स बी। मैं भी आपको पूरा चीज कैसे कैसे लागू होता है वो आगे डिटेल। तो इसलिए लीगली बाइंडिंग तो है ही है, लेकिन भारत पे नहीं, चीन पे नहीं, क्योंकि ये नॉन एनेक्स कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री। अब क्योटो प्रोटोकॉल की जो मैकेनिज्म हुई, तो इसमें इस बात से क्या पता चला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है मिशन को कम करना, बट डिफरेंशिएटेड है। प्रॉब्लम कॉमन है कि उत्सर्जन हो रहा है तो गर्मी बढ़ रही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड मतलब क्या हो गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया क्योटो प्रोटोकॉल? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR। ये कुल मिला के पूरी क्लाइमेट चेंज से निपटने की ब्रॉडर रणनीति थी CBDR की। जिम्मेदारी किसकी? जिसने किया। किसने ज्यादा किया? इन देशों ने ये जिम्मेदारी सेट कर दी, ठीक है। पेरिस वाला ही सीधा मैं 21 पे क्यों ले आया? 21 में 2015 में हुआ था COP 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, इसलिए क्योंकि इसने इस पूरी रणनीति को ही बदल दी। और अब इसका कॉन्सेप्ट आ गया INDC। अब विकसित और विकासशील देश का, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बिटवीन का जो डिफरेंस था उसको खत्म कर। ट्रंप ने कहा कि हम नहीं मानते ये सब, अमेरिका ने कहा हम नहीं मानते, तो इसलिए 2015 में जो लाया गया क्या कॉन्सेप्ट आ गया? INDC। अब क्लाइमेट चेंज से निपटने में जो कॉन्सेप्ट चालू है, लागू होता है, उसको बोलते हैं IN, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको लास्ट टू लास्ट ईयर पंचामृत इंडिया ने किया, 5 अपने फैक्ट दिए। तो इसमें क्या होता है? हर देश को बताना होता है कि ये मैं करूंगा। ये तो लीगली बाइंडिंग था, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। यहाँ पे बस बताना होता है कि जो भी, कि आपने कहा कि मैं अगले 5 साल में अपना इमिशन जो है इतना घटाऊं, ठीक है। हर 5 साल में आपको ये जो टारगेट्स है उनको अद्यतन करना होता है, रिवाइज करना होता है, अपडेट करना होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। तो मैं कह सकता हूं कि पेरिस का जो कोप 2015 का था, वो एक तरह से क्लाइमेट चेंज की रणनीति में, लड़ने की रणनीति में पैराडाइम शिफ्ट था, है कि नहीं? जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो डिफरेंस ही खत्म कर दिया गया। अब INDC का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये पैराडाइम शिफ्ट है, पूरी रणनीति बदल गई। तो कल को मेंस में भी सवाल पूछा या इंटरव्यू में भी सवाल पूछा सकता। मान लो मैं सीधे कह दूं कि जो पेरिस कॉप था वो क्लाइमेट चेंज के लड़ने की रणनीति में इट वाज अ पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम परिवर्तन था, टिप्पणी कर। तो आपको यही सब बातें वहां पे बतानी होगी, हाउ इट्स वाज अ पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है। फिर ग्लासगो में हुआ, कुछ कुछ इसमें निकला, बीच में भी कुछ कुछ मैं बताऊंगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह। GCF कब आया? 2010 के आसपास का मामला है। COP 27, COP 29, और अब क्या आ जाएगा? COP कहाँ होना है?
ठीक है, तो ये आपको कोप 30 तक मैं लेके आऊंगा। कोप 30 की फाइंडिंग्स क्या होंगी ये सब डिटेल में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ये मेंस में भी आएगा। और जैसे क्योटो प्रोटोकॉल को फंड कर रहा था एडेप्टेशन फंड, उसी तरह से पूरी कॉन्फ्रेंस जो यूएनएफसीसी उसको फंड करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाएगी, उसका क्या नाम है, ग्रीन क्लाइमेट हरित जलवायु कोष। ये किसके लिए है, यूएनएफसीसी के लिए, अनुकूलन कोष क्योटो, ठीक है। इसी तरह से जीईएफ बनाया मैंने, ये बेसिकली 5 कॉन्फ्रेंस को फंड करता है, 5 कॉन्फ्रेंस, बस 5 कॉन्फ्रेंस को फंड करता है। उनमें से 3 कॉन्फ्रेंस जो सामने है आपके, ये जो दिखाई मैंने, और एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है यूपी पे, मॉन्ट्रियल को नहीं करता, मॉन्ट्रियल को नहीं करता, और एक है मिनीमाता जो किस पे है, भारत। उन 5 को करता है, लेकिन इसके वर्क में वियना कन्वेंशन भी है, बट उसकी फंडिंग मैकेनिज्म में, सपोर्ट मैकेनिज्म में नहीं, ठीक है। ये भी सवाल आ चुका है और दूसरी तरीके से आगे भी आ सकता। तो ये मोटा मोटी आपका क्लाइमेट चेंज का बन गया कि ऐसे ऐसे करके आप पढ़ेंगे इसको, और भी बहुत चीजें अंदर अंदर आएंगी। मैंने मोटा मोटी ऊपर ऊपर का आपको ग्लिम्स दिया है कि, और इससे भी, इस क्लास से भी कई सवाल आपके आएंगे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अब आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, तो उसमें एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, लैंड, लाइट, ये सब, ठीक है। तो इनसे कुछ एक्ट भी बनाए गए। सबसे पहले वाटर पोल्यूशन एक्ट आया, फिर एयर पोल्यूशन एक्ट आया, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। इंटरनेशनल लेवल पे पॉल्यूशन पे बहुत कुछ नहीं है, मरीन पोल्यूशन पे तो है, 2 ही पोल्यूशन पे देखने को मिलेगा। पोल्यूशन एक लोकलाइज प्रॉब्लम ज्यादा है, इसलिए इंटरनेशनल इफर्ट उसमें कम देखने को मिलते हैं। जैसे आप पाएंगे दिल्ली में जो पोल्यूशन है आपके गांव में नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का असर आपके गांव में भी है और दिल्ली में, ठीक है। इसलिए आपको इसमें माले डिक्लेरेशन एक है, ये थोड़ा साउथ एशिया पे ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पे है, लेकिन इसके अलावा और भी कॉन्फ्रेंसेस है, वो ज्यादातर मरीन पोल्यूशन से, मरीन पोल्यूशन से, लंदन कन्वेंशन वगैरह। कुछ इसमें पोल्यूटेंट इंपॉर्टेंट है, उन पोल्यूटेंट पे सवाल आएंगे। माइक्रोप्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, टेक्लोसॉन, बिस्फेनॉल, पीसीबी, पैराबेन, पेट, पीवीसी, पीएफएस, नियोनिकोटिनॉइड पेस्टिसाइड्स, पीबीडीई, डाइऑक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स, ग्लिफोसेट्स, पैथोफ्लेट्स, है ना, पॉलीफेनॉल, पॉलीफेनॉल, एनपी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, क्लोरीनेटेड पैराफिन्स, ये सब करके ऐसे भी ये सवाल आ चुका है आपका, ये सवाल आपका आ चुका है, ये सवाल आपका आ चुका है, ठीक है। अब इनमें से आपका ये सवाल आ सकता है, आपका माइक्रोप्लास्टिक से भी सवाल आ सकता है, पैराबेन से सवाल आ सकता है अगले साल, ये सब आ सकते हैं और रिपीट भी हो सकता है, तो कोई वो नहीं हो सकता, दूसरी तरीके का सवाल उसी से, ठीक है। तो ये इस बेस पे हम लोग काम करेंगे इसमें पोल्यूटेंट्स में, ये हमारा। और यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसमें 4 पोल्यूटेंट्स हैं। नंबर 1 CH4, नंबर 2 HFC, नंबर 3 ब्लैक कार्बन, और नंबर 4 ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक। ये क्यों इनको शॉर्ट लिव्ड कहते हैं, कोई भी पोल्यूटेंट्स जिसकी उम्र जो क्लाइमेट को भी इंपैक्ट करता और उसकी उम्र जो एज है एनवायरमेंट में वो कार्बन डाइऑक्साइड से कम, तो उसको क्या कहोगे आप, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स। ये 4 क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपके पूरा आपका सिलेबस डिफाइन हो गया इसमें, और आपने करंट सिनेरियो भी एनवायरमेंट का समझ लिया। इसमें कोई समस्या आप लोग, इससे भी 1-2 अभी आप जाके पेपर देखोगे कई सवाल आपके हो जाए, कई PYQ आपके हो जाए, और आने वाले सवाल अगर जो मैंने बताया आपने उसको ध्यान से सुना है तो चाहे जो पेपर आप उठा के देख लें, चाहे स्टेट का पिछले साल का देख लेना उठा के, चाहे सिविल सर्विस का देख लेना, 10 साल का पेपर, तो कम से कम 5 सवाल 8 सवाल इसी से मिल जाएंगे आपको, इस
फ्रेम में जितनी बातें बताई गई हैं उससे। तो कुछ इमेज बन रही है कि नहीं आप लोगों की? इमेज बन रही है ना इन्वायरमेंट को लेके, कि असल में यही 4 पोर्शन हमें पढ़ने होते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, कोई दिक्कत? बताओ भाई, नहीं है दिक्कत तो भी बताओ। कितने लोग, 10-12 लोग दिख रहे हो? नो इशू, ठीक है। तो कल आप लोग इसको रिवाइज करके आओ, है ना, और इकोसिस्टम हम लोग शुरू करेंगे। और आप फाउंडेशन वाले बैच में, है ना? हाँ, पीडीएफ इसका मैं भिजवा रहा हूँ, इसका ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जरूर रिवाइज कर लेना। और एक चीज और करना है, देखो अब घर में क्या करना है आपको ये समझिए, जो बताया जा रहा है इसी को थोड़ा आगे पीछे, ऊपर नीचे, बस जो आपको मैं बता रहा हूं इसी को जस्ट जस्ट पहला पैरा विकिपीडिया का भी पढ़ लोगे तो भी कल्याण मस्त हो जाए, सब कुछ हो जाए। केवल बहुत नोट्स नहीं बनाना है, मैं सब बनवाऊंगा। जस्ट गो सी कि भाई हाँ सर ने शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट बताया है, तो जस्ट आपको फिर वहां जाओगे तो आपको पता चलेगा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन क्या है। जस्ट आपने इतना ही पढ़ लिया कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना पूरा कौन लेके आया है, एक संगठन है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन, वो लाया है कॉन्सेप्ट। तो कम से कम इतना जब मैं बताऊंगा क्लास में तो आपको तुरंत आएगा कि यस मैंने देखा था। और न्यूज़पेपर छोड़िए मत। और मैंने पहले ही बताया है कि अपकमिंग संडे जो होगा इसमें आपका जून का टेस्ट हो, जून या जुलाई का जो भी, जुलाई, हाँ जुलाई जो प्रीलिम्स के बाद वाला मंथ है, जुलाई था ना, तो जुलाई 25 और 24, जुलाई 24 का आपको टेस्ट है ना, नहीं 25, जुलाई 25 का, जुलाई 25 का करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट होगा द हिंदू। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा जुलाई 24 पढ़ते रहे, आप टेस्ट दें उसके बाद अभी जो पढ़ना हो आप पढ़ लीजिए आके। अगर हिंदू पढ़े हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा ऑनलाइन एडिशन से, या नहीं पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप जब टेस्ट हो जाए तो उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ लीजिए, तो वो बहुत डिटेल में है, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि लगभग 100 इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी थी जो जुलाई में थी। ठीक है, चलो थैंक यू।